प्यारे विद्यार्थियों, हमने साझेदारी के संदर्भ में बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे। अब हम शुरुआत करते हैं इसके संदर्भ में प्रश्नोत्तरी। तो पहले लघुत्तरीय प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो इस प्रकार से है, प्रश्न में पूछा गया है साझेदारी विलेख क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। देखिए, साझेदारी समझौता जिसका परिणाम होता है हमेशा साझेदारी, और यह समझौता लिखित अथवा मौखिक किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन यदि यह लिखित है और जो भी इसके अंतर्गत पर्पज, उद्देश्य, शर्तें लिखी गई है, इस विलेख को, इस अभिलेख को क्या कहा जाता है? साझेदारी विलेख कहा जाता है। जिस अभिलेख में साझेदारों के बीच समझौते के विवरण समाहित हो, ऐसे अभिलेख को साझेदारी अभिलेख कहा जाता है। साझेदारों के मध्य जो समझौता होता है, वो समझौता किसी भी रूप में हो सकता है, मौखिक अथवा लिखित। यदि वह लिखित है जहां इसकी शर्तें लिखी जाती है, तो इस अभिलेख को हम क्या कहते हैं? साझेदारी विलेख या संलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2, एक साझेदारी समझौता लिखित में क्यों होना चाहिए? देखिए, अभी हमने बात की थी समझौता लिखित अथवा मौखिक दोनों रूपों में हो सकता है। कहीं भी साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत यह नहीं लिखा गया है कि समझौता जो है लिखित में होना चाहिए या मौखिक में, वो किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए जो समझौता है वो लिखित में होना ज़्यादा उपयुक्त होता है। जैसे राम और श्याम यदि दो साझेदार हैं, दोनों के मध्य मौखिक वार्ता हुई कि हम लाभ हानि विभाजन बराबर अनुपात में बांटा जाएगा, लेकिन राम की पूंजी है 1 लाख, श्याम या मोहन जो भी अदर पार्टनर है जिसकी पूंजी है 10 लाख रुपए, तो उस कंडीशन में जैसे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, समय व्यतीत होगा, तो जिसकी पूंजी ज़्यादा है तो वो क्या कहेगा? मुझे लाभों में हिस्सा अधिक मिलना चाहिए। और अगर इस तरह का विवाद होता है तो इसके विवाद के निपटारे हेतु हम कहाँ जाएंगे? क्या समझौता हुआ? तो अगर समझौता मौखिक में है तो दोनों ही पक्षकार जो है अपने अपने हिसाब से समझौता बताएंगे कि नहीं, हमारे मध्य तो ऐसी वार्ता हुई थी। लेकिन अगर वह लिखित में है तो लिखित स्पष्ट नियम और शर्तें लिखे हुए हैं जिसके हिसाब से विवाद का निपटारा स्वतः ही हो जाएगा। तो क्या होता है? समझौता लिखित अथवा मौखिक किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन किसी भी विवाद से बचने के लिए जो समझौता होता है वो लिखित में होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। उन मदों की सूची बनाइए, उन मदों की सूची बनाइए जो एक साझेदार के पूंजी खातों में नाम या जमा पक्ष में दर्ज की जाती है जब स्थिर पूंजी विधि हो और या फिर अस्थिर पूंजी विधि हो। देखिए, स्थिर पूंजी विधि में हमारे 2 खाते बनते हैं। कौन सा? एक तो बनता है पूंजी खाते और दूसरा बनता है आपके चालू खाते। लेकिन जो आपकी अस्थिर है इसमें एक ही खाता बनता है और उस खाते को कहा जाता है पूंजी खाते, यानी कि आपका कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, इसके अंतर्गत बात करते हैं। जो आपका पूंजी खाता है, इसके अंतर्गत पूछा गया है कि कौन सी मदें नाम या जमा पक्ष में आएगी, यानी कि करंट अकाउंट में नहीं पूछा गया है। तो स्थिर पूंजी विधि में जो पूंजी खाता बनाया जाता है, इसमें केवल और केवल या तो अतिरिक्त पूंजी लगाई गई हो या पूंजी हटाई गई हो, इसके अलावा पूंजी खाते में कोई एंट्री प्रविष्टि दर्ज नहीं की जाती है। शेष समायोजन करंट अकाउंट में होता है। जबकि अस्थिर पूंजी विधि में, या जिसको अपन कहें परिवर्तनशील पूंजी विधि, एक ही खाता बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट, यानी पूंजी लगाने और हटाने के अलावा उसके अलावा भी आहरण पर ब्याज, लाभों में हिस्सा, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ये सभी मदें भी कहाँ दर्ज की जाती है? पूंजी खातों में इनको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे पूंजी स्थिर हो तो पूंजी खाते में क्या क्या आएगा? प्रारंभिक शेष और अतिरिक्त पूंजी, ये तो आएगी आपकी जमा पक्ष में।
हटाई गई पूंजी और पूंजी का अंतिम शेष ये कहाँ जाएगा आपका नाम पक्ष में। तो यही तो मदें पूछी गई थी भाई, नाम और जमा पक्ष में कौन सी राशियां लिखेंगे, तो जमा पक्ष में प्रारंभिक शेष और अतिरिक्त पूंजी, जबकि नाम पक्ष में क्या लिखा जाएगा, पूंजी हटाई गई या अंतिम शेष। लेकिन अस्थिर हो या परिवर्तनशील पूंजी विधि हो तो इनके साथ वेतन, कमीशन, बोनस, लाभों में हिस्सा, पूंजी पर ब्याज, आहरण, आहरण पर ब्याज, ये सभी मदें भी कहाँ आएगी, कैपिटल अकाउंट में। जैसे जब पूंजी अस्थिर हो तो साझेदारों के पूंजी खाते में क्या आएगा, प्रारंभिक शेष, अतिरिक्त पूंजी, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभों में हिस्सा, ये सभी मदें कहाँ आएगी, पूंजी खाते के जमा पक्ष में यानी कि क्रेडिट साइड में। लेकिन हटाई गई पूंजी, आहरण, आहरण पर ब्याज और हानि, ये सभी मदें कहाँ आएगी, डेबिट पक्ष में, नाम पक्ष यानी डेबिट साइड, और ये सभी मदें कहाँ आएगी आपकी क्रेडिट साइड। पूंजी खाते पढ़ते हैं ना दो विधियों से, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील। स्थिर पूंजी विधि में जो पूंजी खाता बनता है उसमें पूंजी लगाने और हटाने के अलावा शेष कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, यानी इन दो ट्रांजैक्शन के अतिरिक्त कोई लेन देन पूंजी खाते में नहीं आता, जबकि परिवर्तनशील में दर्ज करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, लाभ हानि समायोजन खाता क्यों तैयार किया जाता है। लाभ हानि समायोजन खाता यानी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए लाभ हानि समायोजन खाता क्यों बनाया जाता है, क्या इसके ऑब्जेक्ट्स है, यदि लेखा पुस्तकें बंद करने के पश्चात यानी कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हमें ज्ञात होता है कि कुछ मदें हमने पुस्तकों में दर्ज नहीं की या उसके अभिलेखन में दर्ज करने में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है अथवा साझेदारी संलेख का पालन नहीं किया गया है, तो ऐसी दशा में उनके सुधार हेतु जो समायोजन किया जाता है उसे हम पूर्व समायोजन या बंद बहियों में समायोजन कहते हैं। और ये समायोजन जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से दो प्रकार से किया जाता है, या तो इसके लिए एक प्रविष्टि की जाए, सिंगल एंट्री की जाए, अथवा इसके लिए लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर सुधार किया जाए। देखिए कई बार लेखा पुस्तकें बंद करने के पश्चात ज्ञात होता है कि कुछ मदों के अभिलेखन में त्रुटि हुई है या अभिलेखन नहीं हुआ है, या फिर जो है आपका साझेदारी संलेख का पालन नहीं किया गया है। इन सिचुएशन में इनके समायोजन के लिए, इनके एडजस्टमेंट के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है, लाभ हानि समायोजन खाता। दो प्रकार से होता है एडजस्टमेंट। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, समायोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट आ जाएगा एक प्रविष्टि द्वारा समायोजन। पॉइंट नंबर 2, लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। ये जो है आपका इस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाता है। एक प्रविष्टि के लिए विश्लेषण तालिका बनाते हो, एनालिटिकल टेबल बनाते हो, जो मैंने अभी पिछली कक्षाओं में आपको डिटेल में समझाया था। आगे न्यूमेरिकल प्रश्न में इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। उस विश्लेषण तालिका के आधार पर पूंजी खातों का शेष ज्ञात करते हैं कि डेबिट में कितना प्रभावित हुआ है या क्रेडिट में कितना प्रभावित हुआ है, और उसी के आधार पर एक प्रविष्टि बनाते हैं, अथवा लाभ हानि समायोजन खाता भी खोला जा सकता है। तो यही प्रश्न में कहा है कि भी लाभ हानि समायोजन खाता क्यों बनाते हो, तो बंद बहियों में समायोजन हेतु लाभ हानि समायोजन खाता तैयार किया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है
कोई दो परिस्थितियां बताइए जिनमें साझेदारों की स्थिर पूंजी परिवर्तित तो हो सकती है। देखिए दो विधियां हैं, एक स्थिर पूंजी विधि, दूसरा अस्थिर या परिवर्तनशील पूंजी विधि। यहाँ स्थिर पूंजी विधि की बात कर रहा है। तो स्थिर पूंजी विधि में दो खाते बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का शेष तब तक चेंज नहीं होता है जब तक कि अतिरिक्त पूंजी लगाई ना जाए अथवा पूंजी हटाई नहीं जाए। यही प्रश्न में पूछा है। निम्नलिखित दो परिस्थितियों में साझेदारों का पूंजी शेष परिवर्तित होता है, अतिरिक्त पूंजी लगाए जाने पर और पूंजी हटाए जाने पर। इन दोनों के अतिरिक्त, इन दो परिस्थितियों के अतिरिक्त परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि ये दो ही एंट्री जो है आपके कैपिटल अकाउंट में दर्ज की जाती है, इनके अलावा कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक तिमाही के पहले दिन यदि एक स्थिर राशि का आहरण किया जाए जिसके लिए आहरणों पर ब्याज के परिकलन हेतु क्या अवधि मानी जाएगी। देखिए अगर मासिक हो तो मैंने आपको सिखाया था n+1/2, n/2 और n-1/2। तिमाही के अंतर्गत क्या सिखाया गया था, यदि तिमाही में प्रथम तिथि हो तो प्रथम तिथि में क्या करेंगे, तिमाही है इसलिए n+3/2। तो एक साल में 12 महीने, 3 जोड़ेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, 7.5 माह का ब्याज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जो कुल राशि है, कुल आहरण राशि है, उस पर आप 7.5 महीने के लिए अगर कैलकुलेशन करते हो तो वो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। प्रत्येक तिमाही के पहले दिन एक स्थिर राशि का आहरण होता है तो ब्याज की गणना 7.5 माह अवधि के लिए की जाएगी। और अगर प्रश्न में पूछता है मिडिल डेट को आहरण किया जाए तो क्या करना है, प्रत्येक तिमाही की मध्य तिथि को एक सर्टेन राशि या ऐसा कहें स्थिर राशि का आहरण। तो यहां आएगा n/2 12/2 यानी कि फॉर द 6 मंथ यानी कि 6 महीने के लिए आहरण आना है। और अगर अंतिम तिथि हो तो फिर क्या करेंगे, n-3/2, n 12 महीने का वर्ष, 3 घटाया, 2 का भाग लगाया, 4.5 माह। ये आपको तिमाही के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करना हो तो इस प्रकार से करेंगे। अगर मंथली हो तो n+1/2, n/2 और n-1/2 के कैलकुलेट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। साझेदारी अभिलेख में स्पष्ट न होने की स्थिति में निम्नलिखित से संबंधित नियमों की व्याख्या कीजिए। पहला पॉइंट लिखा है लाभ हानि विभाजन। तो अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है या संलेख में इसके संदर्भ में कोई व्याख्या नहीं की गई है, इसका कोई प्रोविजंस नहीं बनाया गया है, तो लाभ हानि विभाजन अनुपात बराबर होगा। दूसरा पॉइंट लिखता है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज जैसा कि संलेख या विलेख में दर्ज है, लेकिन अगर विलेख में इसके संदर्भ में प्रावधान नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ना ही
आहरण पर ब्याज जो है वसूल किया जाएगा। अगर संलेख में लिखा है तो उस दर से ले लेंगे, नहीं तो आहरण पर ब्याज भी नहीं। साझेदारों के ऋणों पर 6% प्रतिवर्ष, एनुअल 6% पर एनम। और साझेदार को वेतन, किसी भी साझेदार को कमीशन, वेतन या अन्य कोई पारिश्रमिक उसकी सेवाओं के बदले में नहीं दिया जाएगा। ये अपने को कब काम में लेना है? अगर साझेदारी अभिलेख, साझेदारी विलेख या संलेख नहीं बनाया गया है या स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है। जैसे पहला पॉइंट, लाभ हानि विभाजन अनुपात। तो साझेदारी विलेख में स्पष्ट न होने की स्थिति में साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन बराबर अनुपात में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी पर ब्याज। तो विलेख में स्पष्ट न होने की स्थिति में पूंजी पर जो ब्याज है वो नहीं दिया जाएगा। अगर विलेख बनाया है तो इस पर विलेख नहीं है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। फिर बात करते हैं साझेदारों के आहरणों पर ब्याज। अगर विलेख में इसके संदर्भ में सूचना नहीं है, स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ना ही आहरणों पर जो है ब्याज की राशि वसूल की जाएगी। नेक्स्ट क्या लिखा है? साझेदारों के ऋणों पर ब्याज। देखिए, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, लेकिन किसी साझेदार का ऋण है, पूंजी के अतिरिक्त ऋण के रूप में राशि लगाई गई है, तो 6% वार्षिकी साधारण दर से ब्याज दिया जाएगा। विलेख में स्पष्ट न होने की स्थिति में साझेदारों के ऋणों पर 6% वार्षिकी दर से ब्याज दिया जाएगा। जैसा विलेख में लिखा है वैसे देंगे, अगर विलेख में नहीं लिखा है तो 6% पर एनम। और किसी साझेदार को वेतन, तो विलेख में स्पष्ट न होने की स्थिति में किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन या अन्य कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। यानी पांचों पॉइंट्स ध्यान में रखना है। लाभ हानि विभाजन अनुपात बराबर, ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ना ही आहरणों पर ब्याज वसूल किया जाएगा। और साझेदार की जो ऋण की राशि है इस पर सालाना 6% दर से ब्याज दिया जाएगा। और किसी भी साझेदार को उसके द्वारा किए गए कार्य के बदले किसी भी प्रकार का वेतन, कमीशन, बोनस या कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तो ये साझेदारी में आपके लघुतरात्मक प्रश्न। फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।